देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग अपनी क्लास 11th की फिजिक्स। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्लास 11th की फिजिक्स। और एक मैं सेपरेट बना दूंगा आप लोगों का, सिलेबस के लिए बनाया हूँ। ठीक है, सिलेबस आपका एक अलग से है, वहां पे देख लेना सिलेबस क्या है आपका। और सिलेबस में केवल नाम नहीं बताऊंगा चैप्टर के, उस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो सारी चीजें बताऊंगा। और चैप्टर्स आपके आपस में कोरिलेटेड कैसे हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। तो देखो, बिफोर स्टार्टिंग द फिजिक्स हम लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फिजिक्स में खास करके क्लास 11 12th में बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो हम लोग क्लास 12th की या फिर क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन देखो, जो चीजें हमें ईयर के एंड में मैथमेटिक्स में पढ़नी है या फिर क्लास 12th में पढ़नी है, बट उनका एप्लीकेशन या फिर यूज, ठीक है, वो कहाँ पे आ रहा है? आपके 11th की फिजिक्स के स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर से ही लगने लग जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज आप बाद में पढ़ोगे उसका यूज पहले पढ़ लोगे, है ना? पहले उस चीजों को पढ़ना जरूरी होगा। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल एक शॉर्ट में पूरे 2 साल की मैथमेटिक्स को लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। और ये हम लोग को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल केवल मैथमेटिक्स का वो पोर्शन पढ़ते हैं जो हमारा फिजिक्स में यूज आने वाला है। ठीक है, कौन सा पोर्शन पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स का वो पोर्शन पढ़ते हैं जो यहाँ पे आपको फिजिक्स में यूज आने वाला है। दूसरा, जिनको बहुत कम डेज में अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हो तो ये बहुत बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी भी चीजें पढ़नी है, अगर आपने, मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे कोई टर्म आया, सपोज दैट कल मैं बाइनोमियल पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे बाइनोमियल अगर जैसे आपका टर्म आया, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सीधे उसका एक्सपेंशन लिख के बोल दूं कि इसे याद कर लेना आगे बढ़ो। नहीं, वो चीजें आ कहाँ से रही हैं, वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिर वहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कौन सा मिडिल टर्म होगा, कौन सा बीच, कौन सा क्या है, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करना जरूरी होता है ना। वहां से कौन कौन से फॉर्मूलेज डिराइव होके आ रहे हैं, कहाँ कहाँ फिजिक्स में यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। जब ये सारी चीजें पढ़ ले जाओगे तो आपका मैथमेटिक्स का एक क्या बन गया, आपको एक ओवरव्यू बन गया, आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है 2 साल। ठीक है, एक करीब करीब सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी आएगा तो फिर बताना पड़ेगा भाई सी फॉर कॉम्बिनेशन होता है, फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताने के लिए फैक्टोरियल आएगा, फिर ये जानना पड़ेगा फैक्टोरियल क्या चीज होती है। तो सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, और ये अगर मैथमेटिकल टूल्स की क्लासेस पूरी अटेंड कर लो, ठीक है, उसके बाद आप जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम है तो वहां 120 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 to 40 क्वेश्चन इजिली केवल ये मैथमेटिकल टूल जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो इतने से आप वो क्वेश्चन आराम से फटाफट लगा ले जाओगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, यहाँ पे बहुत से नए नए चीज, नया भी चीजें सीखने को मिलेगा, और जो आपने 10th तक में पढ़ रखा है वो भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेगा, पुरानी चीजें कम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी, तो वहां से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। ये होता क्या है भाई? होता क्या है? देखो, एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है आप जब वेरिएबल के फॉर्म में कोई भी चीज एक्सप्रेस कर दो। सपोज दैट मैंने कहा कि x² + 2x + 3 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी, भाई ये क्या है? आपके 0 के बराबर है। नाउ इट बिकेम ए इक्वेशन। अब इक्वेशन है तो कैसी इक्वेशन है भाई? इक्वेशन है तो कैसी है? यहाँ पे एक बात आती है डिग्री। तो डिग्री के बारे में जान लो, मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज द डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल की देखोगे। ठीक है, तो आपका वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है, और x आपका x की यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, x की पावर क्या है? 2 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? ज्यादा सबसे बड़ी पावर क्या है? आपकी 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या है? 2 है। एक चीज याद रखो कि अगर आपकी डिग्री 1 है दैट इज लीनियर, अगर वो एक्सप्रेशन है तो लीनियर एक्सप्रेशन, इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 2 है तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अगर वो 3 है तो क्या होगा? क्यूबिक होगा। नाउ इफ इट इज 4, इफ डिग्री इज 4 देन क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे टेट्रा। लेकिन भाई एक बात बताओ, 4 को आप 2 2 जा 4 बोलते हो, यानी कि अगर आप 2 का मतलब क्वाड्रेटिक था, तो 2 क्वाड्रेटिक एक साथ आ जाए दैट इज 4 डिग्री वाला, है ना? तो ये 2 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? बाई यूज करते हैं। सो यहाँ पे क्या बनेगा? बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है,
बहुत से लोग बाई क्वाड्रेटिक और 3 वाले में कंफ्यूज होते हैं। तो 3 वाला आपका क्यूबिक है और 4 वाला क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। ज्यादा इस पे मत जाओ, देखो क्या होगा। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 2 तक तो देखो अभी क्वाड्रेटिक भी पढ़ रखा है, मैं एक बार बता भी दे रहा हूँ। लीनियर वाले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाती थी, 3 हो जाती थी। ऐसा करके हम लोग सॉल्व करते थे ना, तो ये क्या होता था, आपका लीनियर होता था। अब ये जैसे आपका लीनियर होता था, तो देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, जहां पे डिग्री 2 आएगी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर होती है। 1 आया तो लीनियर, 2 आया तो क्वाड्रेटिक, 3 आया तो क्यूबिक, 4 आया तो बाई क्वाड्रेटिक, यानी दो क्वाड्रेटिक एक साथ। लीनियर जो होता था, वैसे क्वेश्चन हम लोग बहुत बचपन से ही करते आ रहे थे। x प्लस टू इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 3, 2 उधर जाके माइनस हो गया, सीधे आंसर आ जाता था। ये सारे क्या आते थे, लीनियर की वैल्यू आती थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में अभी फिर से रिवीजन कराए दे रहा हूँ। क्यूबिक आएगा तो उसको करने का तरीका क्या होगा, क्यूबिक में आपको एक गेस करना पड़ेगा। एक तो देखो प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा किसी दिन मैथमेटिक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक और क्वाड बाय 4 पावर वाला, इन दोनों के लिए एक रूल लगता है, ठीक है। खासकर 4 वाले के लिए तो 2 रूल लगेंगे, अभी समझाऊंगा। 3 जो आपके क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, आप एक बार x की वैल्यू 0 असाइन करिए, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, यहां से शुरू करिए, आपको कोई ना कोई इन्हीं में से एक ना एक नंबर मिल जाएगा। सपोज दैट अगर ऐसा दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज देखो, खैर ये मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये ले लो, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने 0 असाइन किया तो 0 0 0 हो गया, -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट मींस 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग हियर। अगर हमने 1 रखा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 -6, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 -6, 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। x माइनस 1 इज अ factor of this equation, that is x cube plus 2x square plus 3x minus 6 is equal to 0। मतलब इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। अब अगर एक फैक्टर है, जैसे आपका 24 का अगर एक फैक्टर आपका 2 है, तो बाकी किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 24 आ जाए, तो हमें इससे डिवाइड कर लेते थे तो आ जाता था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बाकी चीजें निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि ये आ जाए बाकी के फैक्टर्स, तो इससे इसको इससे डिवाइड कर लेना है। और डिवीजन कैसे होता है भाई, डिवीजन तो बहुत आसान होता है ना, करना आता भी होगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आंसर बिल्कुल सही से आ ही जाए, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही रफली ले लिया है ना, कोई क्वेश्चन पहले से तो आंसर है नहीं, हो सकता इसका आंसर ना एग्जिस्ट कर रहा हो। खैर ट्राई करते हैं, आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स क्यूब हो जाए, केवल इसको देखो और इसको देखो, क्या होगा, x को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स क्यूब हो जाए, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर से कराएंगे। अब देखो, अब अगर हमने एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, -x स्क्वायर, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर को -1 से कराया तो क्या हो गया, -x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है हमको, इसमें से इसको माइनस करना है। अभी तो दोनों प्लस साइन में है ना, तो अगर आप इसमें माइनस लगा रहे हो तो इसमें भी माइनस लगाओगे। तो अगर आपने इसमें माइनस लगाया तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस और ये दोनों तो देखो कट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर में से और एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्या x से क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 3x स्क्वायर आ जाए, तो हमें पता है कि 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करो, 3x से 3x स्क्वायर बना, और 3x से -1 करोगे तो -3x होगा। अब फिर से आपको माइनस करना, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट हो गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 6x हो गया और ये -6 हो गया।
ऊपर से नीचे एक एक लेते आएंगे, ठीक है। अब x से क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, 6x हो जाए तो यहाँ पे प्लस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x हो जाएगा। अब करो 6x माइनस 6 हो गया, इट मीन सब कुछ नहीं बचा। तो अब क्या बचा हमारे, ये आया। तो हमारे फैक्टर क्या क्या थे, x माइनस 1 था और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये लिखा हुआ था, इसकी जगह दो फैक्टर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा। तो एक तो लीनियर है, अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है तो बारी बारी दोनों को 0 दिखाएंगे। तो अगर हमने x माइनस 1 को 0 दिखाया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को 0 दिखाया, तब ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना अभी मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आता है हाँ, यहाँ पे आप कोई क्या कर सकते हो, कोई दो ऐसे नंबर लो जिनका एडिशन करने पे यहाँ पे 3x आ जाए, मल्टीप्लीकेशन करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। तो एक तरीका तो ये होता है, और एक तरीका होता है हमारा श्रीधराचार्य वाला, ठीक है। दोनों तरीके यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखो, सबसे पहला जो आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बहुत लोग धराचार्य बोलते हैं, गलत बात है भाई। श्रीधराचार्य श्रीधराचार्यास फॉर्मूला, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या कहता है, ये भाई साहब कहते हैं कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल इक्वेशन बोल दें, जनरल इक्वेशन बोल दें, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना। ए की जगह बी या बी की जगह सी, ये काम मत करना कि इसको आगे लेते गए इसको पीछे लेते आए। अगर आगे पीछे करते हो तो आपका क्या होगा, बहुत मतलब आगे जाके दिक्कत आने वाली, ठीक है। क्योंकि ए बी और सी वही बताएंगे कि आपका रूट कैसा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। जब मैथ्स में पढ़ाऊंगा तो ग्राफ भी पढ़ाऊंगा इसका, तो सारी चीजें अभी बिल्कुल ध्यान में रखते जाओ, ठीक है। अब देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक आपकी जल्दी शुरू होगी, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, ठीक है। जो चैप्टर बहुत लास्ट में आने वाला है उनकी डिटेलिंग देखेंगे। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य ने कहा कि जब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो सीधा से एक फॉर्मूला आप लगाइए, माइनस बी, ये बी जो है माइनस का ले लो, फिर प्लस माइनस, यानी एक बार आपको प्लस लेके चलना है, एक बार माइनस लेके चलना है, तभी तो दो सॉल्यूशन आएंगे। याद रखना, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन है। यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक आपका प्लस के साथ वाला, एक माइनस के साथ वाला। फिर आपका अंडर रूट लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में, होल अपॉन में क्या आएगा, 2a आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब एक चीज बताओ कि आपका ये b तो जो है वो है 2 है, 2a है, ये तो है, दोनों रूट में आने वाला है। दोनों रूट में अलग 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 क्या होगा, ये प्लस माइनस सी तो डिपेंड कर रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा रूट पे इफेक्ट आता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये आपको बताएगा कि नेचर ऑफ रूट कैसा है, आपके रूट का स्वभाव कैसा है, ठीक है, कैसा है आपका रूट। तो ये चीज याद रखना कि जब आपका डी ग्रेटर, देखो रैशनल इरेशनल वाली भी प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन वो आपके यहाँ पे यूज नहीं है, जब चैप्टर में आऊंगा तो पढ़ा दूंगा। डी आपका अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या कंडीशन बनेगी, डी आपका इक्वल टू 0 है तब क्या कंडीशन बनेगी, डी आपका लेस देन 0 है तब क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रूट भी एग्जिस्ट करेगा, और रूट एग्जिस्ट करेगा तो एक बार प्लस के साथ लोगे, एक बार माइनस के साथ लोगे, तो दो डिफरेंट रूट्स आने वाले हैं और दो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये बोलेंगे हम लोग। जब आपका d इक्वल टू 0 है, ठीक है,
अगर ये टर्म पूरी जीरो हो गई तो प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो कोई इफेक्ट नहीं आता, दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, माइनस बी बाई टू ए आएगा। तो अगर आपका डी इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या होगा, रूट्स क्या होंगे आपके, रियल तो होंगे दोनों कंडीशन में, ठीक है, लेकिन जो है देखो बोर्ड शायद नहीं दिख रहा था, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा। देखो ठीक है, डी इक्वल टू जीरो जो है आपका, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, रूट्स आपके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। साथ ही साथ क्या होगा, रूट क्या होगा, रूट होंगे क्या भाई, रूट्स विल बी माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू ए, देखो दोनों सेम आएंगे। और एक, अब चाहे ये बोलो कि भाई एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है या एक जैसे सेम इक्वल वैल्यूज के दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बात एक ही होगी, ठीक है, समझने की बात है, समझ जाओ। क्योंकि अगर देखो, अगर ये बोल देंगे कि एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो सब बोलेंगे भाई क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे दो वैल्यूज एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे दो रूट से दोनों की वैल्यू सेम है। अगर आपका डी लेस देन जीरो हो गया, ये चीज अगर नेगेटिव आ गई तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव। और एक चीज याद रखना कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती है, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आती है, क्यूब रूट के अंदर आती है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे इसका कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आपके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूं जरा सा, अगर ऐसा कंडीशन बन जाए, एक क्वेश्चन ही दे दे रहा हूं, एक्स क्यूब इक्वल टू वन, इसका सॉल्यूशन देखो, देखो करा दे रहा हूं, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन है, तो इसको करने के दो तरीके। अगर किसी भी बच्चे से पूछो तो बोलेगा भैया इसका आंसर वन है, तो इसका ये बात गलत होती है। देखो अगर आप ये बोलते हो कि इसका सॉल्यूशन वन है, केवल ये बात बोलते हो, देन इट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप ये बोलते हो सर भैया इसके एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसकी वैल्यू है वन, और बाकी दो इमेजिनरी वैल्यूज होंगी, बस इतना बोल दो, काम खत्म, ठीक है। जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हो मैथमेटिक्स में तब तक ये बात बोलना ठीक है, उसके बाद अगर ये बात बोलते हो तब भी गलत हो जाएगी, ठीक है। जब पढ़ लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसी ही वैल्यू, इमेजिनरी के बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है, ठीक है, पूरे चैप्टर में हम लोग यही तरीके की वैल्यूज देखेंगे। एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन दे रखा है, आप अगर लेके आओ एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप वन को लिख सकते हो वन का क्यूब, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब हो गया इक्वल टू जीरो। हमने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रहेगा, ये दो फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जब आपका यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ सब प्लस में आएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे एक जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। अब हमें कौन सा चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला चाहिए, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की जगह हम लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो हमने अगर बारी बारी दोनों को इक्वल टू जीरो दिखाया है तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आया तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। लेकिन जब हमने दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो दो सॉल्यूशन आने चाहिए। अब देखो ये फॉर्मूला लगाइए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस, तो यानी माइनस बी, यानी आप बी आपका वन है तो क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर यानी वन माइनस फोर ए सी यानी फोर अपॉन में टू ए यानी टू हो गया। अब ये देखो रूट के अंदर वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री आ रहा है, तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, इस वजह से यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ इसकी कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, आयोटा के टर्म में आएगा। एक चीज याद रखना, जब कॉम्प्लेक्स में आओगे तब तो पढ़ाएंगे ही, यहाँ पे भी ध्यान दे लो, बता दे रहा हूँ एक बार, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा,
कॉम्प्लेक्स वैल्यू या फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा तो दो आएंगे। तो एक चीज याद रखना कि अगर कभी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज बताओ, ये टर्म अगर ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3/2। तो देखो एक वैल्यू जो आएगी आपके प्लस के साथ आएगी, एक वैल्यू जो आएगी माइनस के साथ आएगी। इट मीन्स अगर कहीं पे भी आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कह दे कि भैया एक रूट तो आपका है -1 प्लस √3i/2, तो दूसरा सीधे सीधे बोल दो -1 माइनस √3i/2। क्यों? क्योंकि ये प्लस के साथ वाला है तो ये माइनस वाला आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस ले आ लेना, क्योंकि आपको पता है एक प्लस के साथ आएगा एक माइनस के साथ आएगा हमेशा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, खैर अगर नहीं भी समझ में आया तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, काम आएगा वो। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा उसमें बता रखा है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले लीजिए। फिर क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक तो हो गया, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और दो आपको नंबर गेस करने वाली चीजें तो पता ही होगी। ठीक है, उसको अब ज्यादा बताने के मैं नहीं ट्राई करूंगा। ठीक है, पढ़ना तो आप 10th क्लास का कोई वीडियो देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे आपको ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनको एडिशन करने पे बी आ जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पे ए और सी का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने बाइनोमियल थ्योरम की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपकी डायरेक्टली तो कुछ जो टफ क्वेश्चन होंगे, जैसे आप जेई मेंस जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो वहां पे ज्यादा यूज आएगा। बाकी जो आपके बोर्ड लेवल की चीजें होंगी वहां पे कुछ जगह पे यूज करा सकता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ लोगे तो बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है आपका क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो बचपन में हम लोगों ने पढ़े हैं कुछ फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ऐसा पढ़ा है। तो ये सारे फॉर्मूले आते कहाँ से हैं? ये सारे फॉर्मूले आते हैं आपके बाइनोमियल थ्योरम से। जब ये पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको ये सारे फॉर्मूले की प्रूविंग ला दूंगा। ठीक है, अब देखो काम की बात यह है कि जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए था तो आपने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आपने किया, ये मल्टीप्लीकेशन आया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी और बी ए एक ही चीज होती है तो हम 2 टाइम्स लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसा करके लिख लिया। अब एक चीज बताओ कि जब यहाँ पे पावर 2 थी तब तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, पावर 3 तो कर लिया, पावर 4 तक भी कर सकते हो, पावर 10 दे दूं तो a प्लस बी की पावर 10, अब करो फंस जाओगे। a प्लस बी की पावर 99 या 100 कुछ दे दूं तो फंस जाओगे भाई, इतना मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे कर पाओगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो आपको बाइनोमियल थ्योरम पे दिखेगा। ठीक है, जो लार्ज पावर के लिए हो। ठीक है, अब देखो क्योंकि स्मॉल पावर्स के लिए तो आप डायरेक्टली कर लेते हो, लेकिन बड़ी पावर के लिए प्रॉब्लम आती है। तो देखो इसका फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला देख लो आप, सीक्वेंस क्या होगा वो देखो। अगर आपका x प्लस ए की पावर n है, ठीक है, एक x दिया है एक a दिया, कोई दो टर्म दी हुई है, x क्यों बोला भाई, कह दो a प्लस बी क्यों नहीं दिया, फिर आप कहोगे a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, दोनों मिलके एक हो गया और उस एक ही टर्म आ जाएगी। इसीलिए बोला कि एक आपका x के टर्म में है, एक आपका a के टर्म में है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ये दोनों डायरेक्टली जोड़ नहीं सकता, तो ये दोनों अलग अलग टर्म हो गई और उसकी पावर n दिया हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा होगा, देखते जाना। ठीक है, समझ में नहीं आएगा मैं बाद में भी ये बताऊंगा कि यहाँ पे सी क्या है। ठीक है, सीक्वेंस कैसे आया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। NC0 चलेगा, फिर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी जाएंगी, अभी छोड़ रहा हूँ, फिर NC1 आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर NC2, फिर यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी, NC3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, डॉट 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 प्लस NCN तक जाएगा और वहां पे भी कुछ चीजें आएंगी। अब वो चीजें क्या होंगी,
यहाँ पे x की पावर समथिंग होगा और a की पावर समथिंग होगा, यहाँ पे भी x की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग, x a सबकी पावर में आएगा, अभी पावर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी a आएगा। अब देखो पावर कैसे लिखनी है, जो यहाँ पहली चीज लिखी है, ठीक है, उसके पावर क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस, दैट इज n माइनस जीरो। क्या लिखना है, n माइनस जीरो, तो n माइनस जीरो क्या आएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और यहाँ पे n माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब a के टर्म में आओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्या इसमें से इसको माइनस करना, n माइनस जीरो, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। a के लिए क्या करना है, जो नीचे लिखा है वही लिख दो, a की पावर जीरो, a की पावर वन, a की पावर टू, a की पावर थ्री, a की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। खास बात ये है, इन दोनों के पावर्स का एडिशन देखो, n आएगा, n प्लस जीरो n, n माइनस वन प्लस वन n, n माइनस टू प्लस टू n, n प्लस जीरो n, है ना। ये चीज याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। अब कहोगे ये c क्या चीज है, तो एक चीज याद रखना, अब तुम कहोगे अच्छा ठीक है, अगर हम x प्लस a की बजाय a प्लस x लिख दे तो क्या होगा भाई, क्योंकि हमें पता है 2 प्लस थ्री भी 5 होता है और 3 प्लस टू भी 5 होता है, तो भाई आएगा वही सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि देखो आप यहाँ पे x की पावर n एग्जिस्ट कर रहा है और a की पावर n एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो सारी चीजें घूम फिर के वही चीजें आएंगी। आप कहोगे यहाँ पे तो nc जीरो है, वहां ncn है, तो जब अभी c पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि nc0 और ncn की वैल्यू सेम होती है, nc1 और ncn माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब देखो c के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब फिर इसमें वापस से आते हैं, ठीक है। c के बारे में पढ़ने से पहले, C फॉर कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर दे रखा है बुक में, देख ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फैक्टोरियल जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, जो जिस भी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उसका मल्टीप्लिकेशन उसके पहले वाले से, फिर उसके पहले वाले से, फिर उसके पहले वाले से करना है, और कब तक करना है, जब तक वन ना आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो 5 इंटू उसके पहले 4, उसके पहले 3, उसके पहले 2, उसके पहले 1, 1 आ जाए तो एंड हो गया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल बोलूं तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर मैं यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल बोलूं तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखो काम की बात, आप 6 फैक्टोरियल को ये ऐसा लिख सकते थे ना, अगर आप 6 इंटू ये इतना टर्म ध्यान से देखो तो ये क्या है, 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है ना। तो आप इसका मतलब क्या होगा कि आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते थे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अगर आप और ध्यान से देखो, अगर 6 और 5 दोनों को अलग कर लो, केवल 4 3 2 1 देखो, तो अगर मैं 4 का फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 3 2 1 वाला देखो, और 6 इंटू 5 30 अलग कर लो, तो 4 3 2 1 वाला क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। यानी कि आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से आप लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके 3 इंटू 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर रफ करता हूँ, आगे की चीज बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3 कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि फैक्टोरियल आपको समझ में आ जाए इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल, तो बच्चे क्या करेंगे, पहले 12 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर कहेंगे 10 फैक्टोरियल, फिर वो निकालेंगे, पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर कहेंगे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया भाई। लेकिन ये एक्चुअल में बड़ा बड़ा लंबा क्वेश्चन थोड़ी ना था, आप कोशिश करो काटने की। आप अगर ऊपर लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, और नीचे लिखा है 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या होगा, कट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 11 दैट इज 132। अगर ये नहीं भी समझ में आए तो आप ऐसा लिख सकते हो 12 फैक्टोरियल क्या लिखो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा।
10 फैक्टोरियल क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8, ये कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो इतनी चीजें और इतनी चीजें क्या हो रही हैं सेम है, तो ये पूरा कट हो जाएगा, क्या बचेगा 12 इंटू 11 दैट इज 132। ठीक है, ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये आता रहेगा तभी आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लग पाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसको रफ करके मैं कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप सिलेक्शन कैसे करोगे। दो चैप्टर आपको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। तो कोई भी चीजें आपको अगर अरेंज करनी है तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले उन चीजों को सेलेक्ट करोगे, कलेक्ट करोगे, कंबाइन करने के बाद आप उसको क्या करोगे, एक प्रॉपर वे में अरेंज करोगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं, कोई भी चीज को हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, इट मीन्स हम उन्हें कलेक्ट कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे कर रहे हैं, दैट सिलेक्शन कैसे है उनका, उन चीजों को हम सेलेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन चैप्टर में और अरेंज करेंगे आपस में परम्यूटेशन चैप्टर में। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि पहले कितने लोगों को आपको बुलाना है, कैसे, अगर सपोज 25 लोग हैं, आपके पास टेबल है जिसमें 20 चेयर्स लगी हैं, तो आप क्या करोगे 25 में से 20 को सेलेक्ट करोगे। तो आप किस वे में सेलेक्ट कर रहे हो, कितने लोग कितने टाइप के ग्रुप्स बना सकते हो, तो वो चीजें क्या होती है कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, कितने तरीके से बना सकते हो। और परमिटेशन में हम ये देखेंगे कि कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने टेबल की बात की है तो टेबल में यहाँ पे कई सारे बने हुए हैं। ठीक है, ये चेयर्स लगी हुई हैं, गोली से टेबल है, डाइनिंग टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक 10, 10 लोगों को हमने बैठाना है। ठीक है, आपके पास आए थे 12 पीपल, आपको बैठाने 10, तो 12 में से 10 को सेलेक्ट कैसे करोगे, दैट इज इन द कॉम्बिनेशन चैप्टर। अब आपके पास 10 हो गए तो 10 को बैठाना कैसे, किसको अगल किसको बगल, 2 लोग अगल बैठेंगे, कौन दूर बैठेगा, तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, परम्यूटेशन में आएंगी। ठीक है, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि चैप्टर में तो पढ़ना ही है, जो यहाँ पे काम की बातें यहाँ पे निकालना वैल्यू, तो वो सीख लो। अगर आप फॉर्मूला देख लो NCR का फॉर्मूला, यहाँ पे n हो यहाँ पे r हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन ये जो r लिखा है इसका फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस करके इसका फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रख लो। अगर मैंने बोला 5C2, इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझ लोगे तो सारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब होता है 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कितने तरीके से करेंगे। ठीक है, 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से इतने लोगों को सेलेक्ट करना है तो कभी भी ये इससे लेस नहीं होगा। इट मीन्स n will always greater than or equal to r, n is always greater than or equal to r, ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, क्यों, अगर अच्छा एक बात बताओ कि अगर n लेस देन r हो गया तब क्या होगा भाई, अगर n लेस देन r हो गया तो ये फॉर्मूला ध्यान दो आप फैक्टोरियल में। हाँ, एक चीज बताना भूल गया था कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा, ये हमेशा याद रखना। और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, वो भी 1 होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर 0 फैक्टोरियल क्या होगा 1 होगा, और 1 का फैक्टोरियल क्या होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ n और r बराबर हो गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, इसके फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर n r से बड़ा तब तो ये पॉजिटिव नंबर आने वाला है, लेकिन अगर n छोटा हो गया r से तो ये नेगेटिव नंबर देगा, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप कहां तक पढ़ते हो, 1 तक पढ़ते हो, फिर उसके नीचे 0 फैक्टोरियल 1 बोल देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसलिए कॉम्बिनेशन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। और खुद ही सोचो 5 लोग हैं, उनमें से आप 10 लोगों को कैसे सेलेक्ट कर पाओगे, है ना, जितने लोग तो होने चाहिए कि एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए। सपोज दैट अगर कोई वैकेंसी निकलती है किसी चीज के लिए, अगर मैंने बोला वहां पे 5000 वैकेंसीज निकली, इट मीन्स 5000 लोगों को उन्हें नौकरी देनी है, लेकिन अगर वहां पे फॉर्म ही 4000 लोग भरेंगे तो वो लोग सिलेक्शन काहे का करेंगे, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर एक 100 वैकेंसी भी निकलती है तो लाखों करोड़ों में भर देते हैं लोग फॉर्म, है ना, लाखों में भर देते हैं, तो ये बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर लाखों में ना भरे, अगर 100 फॉर्म निकले 50 लोग ही गए, तो वो कहेगा भाई 100 लोग की तो जरूरत थी, आयो 50 तुम ही लोग काम करो, है ना, तो ये चीज होगी। अब क्या होगा यहाँ पे, ये क्लियर हुआ। अब कुछ वैल्यूज देख लो, जैसे अगर यहीं पे दिया था 5C2, जिसका मतलब होगा 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 कैसे आया, 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1।
आप एक चीज देखो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये आ गया वैल्यू 10। ठीक है, आप एक चीज फिर से देखो, 5C 5 के लिए सारी वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, 5C 0 करना है तो क्या करना है, 5 में से आपको एक भी लोग नहीं लेना, तो आप क्या करोगे, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 0 यानी 5 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन साइड में लिखते जा रहा हूँ, 5C 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, 5C 1, 5C 2, 5C 3, 5C 4 और 5C 5। ये 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी पहले बताया है कि ये हमेशा इससे छोटा ही या बराबर पे होगा। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को निकाल दे तो आपस में एक रिलेशन दिखेगा तुम्हें। देखते हैं, 5C 0 देखा हमने, अब देखो रफ करके और वैल्यूज निकलवाता हूं। 5C 1 देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल। तो आप 5 को लिख सकते हो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, जस्ट एक नंबर पीछे का फैक्टोरियल, जैसे अभी पीछे बताया था। 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5C 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5C 2 अभी निकाला था, 10 आया था। 5C 3 निकालिए जरा सा, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल। फिर से वही वैल्यू आने वाली है 10, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 5C 4 चेक करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो वही चीज लिखी है, तो इसके आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 5C 5 लिखा है, तो यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल। फिर से देखो 5C 0 वाली कंडीशन बन रही है, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिल रही है, ऊपर अगर जो भी जितने भी वैल्यूज मैंने लिखी हैं वहां पे आप रिलेशन देखो, तो ये जो 5C 0 है ये किसके बराबर है, 5C 5 के, यानी 5C 0 किसके बराबर है, 5C 5 के। 5C 1 किसके बराबर है, 5C 4 के। 5C 2 किसके बराबर है, 5C 3 के। ये चीज समझ में आया, कौन कौन सी वैल्यू सेम है, यहाँ 5 और 5 होना चाहिए, यहाँ 5 5 5 5, लेकिन ये जो 0 प्लस 5 क्या होगा, 5, 1 प्लस 4 क्या होगा, 5, 2 प्लस 3 क्या होगा, 5। इट मीन्स यहाँ इन दोनों का सम जो होगा अगर n के बराबर आ रहा है, देन वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, हैशटैग डाल करके नीचे लिख लेना कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अगर यहाँ पे देखो तो n और n सेम है, जैसे यहाँ पे सेम होता था, यहाँ पे जो होता था और यहाँ पे जो होता था, दोनों का एडिशन करने पे इसके बराबर आना चाहिए। तो r प्लस n माइनस आर करोगे तो n आएगा, इसके बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये फॉर्मूला हमेशा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसे बिल्कुल अच्छे से नोट करके लिख लो। ठीक है, कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं फटाफट। ठीक है, एक फॉर्मूला और यहाँ पे होता है, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1। ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको यहाँ 5 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 5 लिया, यहाँ 2 लिया, तो ये किसके बराबर आएगा, 6C 2 के बराबर आएगा। जरा करके देखो, इट मीन्स अगर यहाँ पे यहाँ दोनों ऊपर नीचे, ऊपर दोनों सेम होना चाहिए, n और n दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ एक था, जो भी था यहाँ पे उसमें एक वैल्यू, 1 वैल्यू एग्जिस्ट हो, बढ़ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 1 है तो 2, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 4 है ना। और आगे किसके बराबर आएगा, ऊपर वाले में भी एक ऐड करके और नीचे जो लिखा है मैक्सिमम वाला वो। ठीक है, तो जरा सा चेक कर लेते हैं। 5C 1 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, क्या आया है, 5 आया है। 5C 2 की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। आप जरा 6C 2 की वैल्यू निकालिए, तो 6C 2 कैसे आएगा, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 यानी 4 का फैक्टोरियल।
तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देख गया कि यहाँ पे भी 15 आता है, उधर भी 15 आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत काम की चीज होती है, ये फॉर्मूले पे और ये फॉर्मूले पे आपके एनडीए जैसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में भी कभी कभी आता है, ठीक है। ये सारे बहुत काम की चीजें हैं और कभी कभी यहाँ तक कि जेईई मेंस में भी आप इसे क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत काम की चीज है ये, छोटा सा दिखता है लेकिन है बहुत छोटा सा, ठीक है। जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लीजिए, रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज दिख गया कि NC0 और NCN आपका सेम आएगा, NC1 और NCN-1 आपका सेम आएगा। इट मीन्स अगर आप x प्लस ए की जगह a प्लस एक्स भी कर दोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था हम लोग फॉर्मूले पे बात करेंगे। जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे आता है भाई, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो n है हमारा उसको एक बार लेके चलना है 0, एक बार उसे लेके चलना है 1, एक बार उसे लेके चलना है 2। कहाँ तक जाना था, n तक जाना था, है ना। जो n आता था जब वो आ जाएगा तो वहां रुक जाना है। फिर आपको a की पावर समथिंग करना होगा और b की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग एंड b की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग एंड b की पावर समथिंग। अब देखो a की पावर जो पहला वाला था क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करके 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, इसमें क्या करते थे ये वाला 0 फिर 1 फिर 2। अब ये क्या बन गया, 2c0 की वैल्यू निकाल लो। 2c0 कैसे आएगा, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 यानी 2 का फैक्टोरियल आएगा 1। किसी में भी से अगर 0 सेलेक्ट करना होता है NC0, याद रख लो NC0 हमेशा क्या आएगा 1 आएगा और NC1 क्या आएगा, हमेशा n आएगा। रट डालो, ये निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है। NC अगर किसी में से 0 सेलेक्ट करना है तो 1 आएगा और पूरे के पूरे सेलेक्ट मतलब 1 सेलेक्ट कर लेना है तो क्या आएगा n आएगा। अब देखो 2C0 की वैल्यू 1 आई, 2C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ से देख लो 2C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2C2 और 2C0 सेम होगा कि 0 प्लस 2 2 के बराबर होता है, तो यहाँ भी वैल्यू आएगी 1। अब आप इसे इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आएगा 2C0 की वैल्यू 1 आई, 1 इंटू ए स्क्वायर आएगा, b की पावर 0 तो 1 हो गया तो क्या बचा a स्क्वायर बच गया, 2C1 यानी 2 आया और a इंटू बी तो क्या हो गया 2ab हो गया। और यहाँ पे देखो 2C2 क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा और यहाँ एक बार 0 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा। समझ में आया, फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब कहो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे जो भी रूल पढ़ा है यहाँ पे प्लस के लिए पढ़ा है, तो इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया, जो आपका ये माइनस बी था इसको प्लस के साथ माइनस बी लिख लिया, प्लस माइनस बी वही चीज तो होगा, माइनस बी तो लिखा हुआ है, लेकिन अब हमने क्या किया जहां जहां बी है वहां वहां माइनस बी लिख देना है। तो फिर से क्या करोगे 2C0 a की पावर 2 b की पावर माइनस बी की पावर 0, फिर प्लस आएगा 2C1 a की पावर 2 माइनस 1 1 आएगा और माइनस बी की पावर ये जो लिखा है वो आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर 2C2 आएगा, a की पावर क्या आएगा, यहाँ से 2 माइनस 2 0 हो गया और माइनस बी की पावर यहाँ से 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 2C0 की वैल्यू 1, a स्क्वायर आएगा और माइनस बी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, तो क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे प्लस लगाए 2C1 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, a की वैल्यू क्या आएगी a आएगी, माइनस बी की पावर 1 है, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड में आती तो नंबर नेगेटिव में आता है, माइनस बी की पावर 1 यानी कि माइनस बी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2ab आ जाएगा। और वहां से देखो माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू ही आती है और 2C2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा b स्क्वायर बचेगा। तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरीके से आप क्यूबिक का ला सकते हो, पावर 4 ला सकते हो, पावर 5